हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए लेक्चर के साथ, जिसमें बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी कि भारत की विदेश नीति। इसका यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 1 होने वाला है, जिसका नाम है भारत की विदेश नीति, अर्थ निर्धारक तत्व और मूल्यांकन। ठीक है, फुल बेस्ड होने वाला है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स ड्यू, सोल, एनसी वेब के, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले भी हमने कई सारी बुक जो है कंप्लीट की हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, या फिर आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो ज़्यादा फॉर्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है भारत की विदेश नीति। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है, इसके निर्धारक तत्व क्या है और इनका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले। तो देखो, पहला टॉपिक हमारा आता है विदेश नीति की परिभाषा। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर ये विदेश नीति होती क्या है। ठीक है, आखिर हम विदेश नीति क्यों करते हैं ये देख लेते हैं। देखो, किसी देश द्वारा अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित करने और उन्हें प्रबंधित करने के लिए, चलाने के लिए बनाई गई रणनीतियों और सिद्धांतों का एक समूह है। यानी कि जो विदेश नीति है वो किसी, यानी हम अपना देश मिलकर के दूसरे देश के साथ में, अन्य देश के साथ में मिलकर के क्या बनाते हैं, अपना एक संगठन बनाते हैं, एक संबंध उसके साथ में स्थापित करते हैं, जिसको प्रतिबंधित, यानी कि उसको जो हम क्या करते हैं, कई नियमों के अनुसार उसको चलाने का रणनीतियां बनाते हैं, उसको चलाने के लिए प्रबंधित करते हैं। ठीक है, नियम कानून बना के। ठीक है, यह नीति राष्ट्र हितों की रक्षा, जो यह नीति बनाई जाती है किसके लिए बनाई जाती है, राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए बनाई जाती है। ठीक है, सर्वधन, यानी कि हर किसी के बुरे वक्त में साथ देना, रक्षा के लिए। देखो, अगर कोई मेरे ऊपर किसी का हमला होता है, मुझे दूसरा जो मेरा संबंधी दोस्त है, जो मित्र है, वो मेरा मदद करेगा। ठीक है, राष्ट्र सुरक्षा की गारंटी, यानी राष्ट्र सुरक्षा की गारंटी प्रदान कराते हैं ये विदेश नीतियां। ठीक है, अब ये देखो, राष्ट्र सुरक्षा की जो गारंटी है ये किस तरीके से देती है ये देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, मान लो हम विदेश नीति में क्या करते हैं, हम आने वाले टाइम के लिए, जिसे हम बजट के रूप में भी कह सकते हैं, एक तरह से आप बजट कह सकते हो, आने वाले टाइम के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाना है ना, जिसे कहते हैं मौत से पहले की मौत की तैयारी करना, है ना, यानी मृत्यु के उपरांत ही मृत्यु की तैयारी करना। कुछ ऐसा ही हाल होता है। जैसे कि मान लो, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको समझाने के लिए। जैसे कि मान लो हमारी सैलरी आती है। ठीक है, सैलरी आई, उसको हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि हमें 500 रुपये पानी का बिल देना है और बिजली बिल देना है, उसके बाद हमें 1000 रुपये अपना गैस सिलेंडर देना है, 2000 रुपये राशन में जाएगा, 1000 यहाँ जाएगा, 1000 वहाँ जाएगा, बच्चों की फीस, ये वो सारी चीज़ हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करें तो क्या होगा, हमारा पैसा इधर उधर हो जाएगा और वो सही तरीके से नहीं चल पाएगा। अब वही अगर हम मेहमान को लेकर के ना चले, क्योंकि देखो मेहमान हमें पता नहीं था कब आ जाए, किसके कब टपक पड़े, है ना, तो मेहमान के बारे में पता नहीं, तो हमें उनको भी लेकर के चलना होता है। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अभी बस इतना जान लो कि राष्ट्र सुरक्षा यानी आने वाले टाइम के लिए हमें सुरक्षित करते हैं, गारंटी देते हैं कि मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान कराऊंगा। जिस तरीके छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, एक देखो छोटा सा एग्जाम्पल, अभी कोरोना टाइम आया था, इस टाइम पे देखो सारा पूरा जो था, पूरी दुनिया बंद थी, एक तरह से मान लो पूरी दुनिया बंद ही थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या था, जो हमारे पास पहला जो पिछला स्टॉक था, यानी जो अनाज का स्टॉक था, पैसे का स्टॉक था आम आदमी के पास। ठीक है, आम आदमी, अगर हमारे पास पैसे नहीं तो क्या हम उसमें सर्वाइव कर पाते, नहीं कर पाते। अगर हमारे पास स्टॉक नहीं होता, खाने का जो हमारा अन्न भंडार नहीं होता सरकार के पास, तो क्या वो हमें राशन दे सकती थी, नहीं दे सकती। तो इन सब चीज़ों की गारंटी देना, ठीक है, ये हमारा क्या विदेश नीति है। और देखो, मान लो किसी देश में अनाज की कमी पड़ गई, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। कोरोना टाइम में वैक्सीन कम पड़ रही थे, तो इंडिया ने कई देश को सपोर्ट किया है। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम पड़ रहे थे, उनको भी सपोर्ट किया है। तो ये क्या है, हमारी राष्ट्र सुरक्षा की गारंटी है। ठीक है, जिसके साथ में हम बन के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आर्थिक समृद्धि और वृद्धि, यानी आर्थिक समृद्धि की वृद्धि करना। आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक यानी होता है पैसा। ठीक है, इसकी समृद्धि और वृद्धि यानी कि इसके में विकास करना, और इसकी वृद्धि यानी इसको बढ़ाना। ठीक है, वैश्विक मुद्दों पर देश के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्यों से बनाई जाती है, यानी वैश्विक स्तर पर देश को बढ़ावा देने के लिए, वैश्विक स्तर पर एक देश को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया जाता है। इतना क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। ये थोड़ा सा देखो बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करना। ठीक है,
ये पता नहीं किसका कुकर का सीटी बज रहा है यार। देखो अब देखो हमारा क्या आता है, विदेश नीति के अंतर्गत कूटनीति, विदेश नीति के अंतर्गत कूटनीति, सैन्य संगठन, व्यापार समझौते, सांस्कृतिक आदान प्रदान। देखो विदेश नीति के अंतर्गत कूटनीति यानी कि विदेश नीति के अंदर क्या करते हैं, एक दूसरे से प्लान साझा करते हैं कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए, आतंकवाद से बचने के लिए ये करना चाहिए, और अपने आने वाले सब जो विवाद है या फिर जो भी प्राकृतिक आपदा है उनके लिए हमें इस तरीके से प्रिपेयर हो जाए। कूटनीतिक यानी कि प्लान को देना, ठीक है। उसका सैन्य संगठन यानी कि हमें अपने बचाव के लिए आतंक का हमला ना हो जाए तो उसके लिए सैन्य संगठन भी बनाना। फिर व्यापार समझौते, हमें किस देश के साथ में किस तरीके का व्यापार करना चाहिए, कैसा व्यापार करना चाहिए, हमें अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि वो व्यापार आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे सांस्कृतिक आदान प्रदान। सांस्कृतिक आदान प्रदान क्या है, इसमें अपने कल्चर को हम क्या कर रहे हैं, अपने आसपास के जो मित्र देश हैं उनके साथ में हम साझा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम ब्लू जीन्स पहन रहे हैं, कहाँ के, साउथ अफ्रीका की है ना, तो ब्लू जीन्स को पहन रहे हैं। और भी कई सारे लोग हैं जो कि हम अपने कल्चर को अपना रहे हैं, जैसे कि हमारे जो ये है क्या बोलते हैं, क्रिसमस आता है तो वेस्टर्न कल्चर है, हमारा कल्चर तो है नहीं, तो क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान हो रहा है। जैसे चाइनीज फास्ट फूड वगैरह हम खाते हैं, चाउमीन मोमोज बर्गर, ये कहाँ से है, चीन से आया हुआ है ना, चीनी। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके कल्चर को अपना रहे हैं, हमारा कल्चर कोई और अपना रहा है, उनका कल्चर हम अपना रहे हैं। क्लियर है इतना, हाँ जी क्लियर है, ठीक है। विकास सहायता यानी जब विकास कर रहे हैं तो उसमें सहायता प्रदान करना, जैसे विभिन्न उपकरण और तरीकों का उपयोग किया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य में अंतर्राष्ट्रीय शांति, इसका मुख्य उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, ठीक है, स्थिरता बनाए रखना है, संतुलन बनाए रखना। वैश्विक मन, संतुलन यानी होता है, एक तरह से बता दूं मैं, लड़ाई झगड़ा ना होना, है ना, संतुलित रहना, यानी कि कोई ऐसा ना हो कि अंदरूनी रूप से, घरेलू रूप से हमारे कोई झगड़े हो जाए, यानी घरेलू रूप से मैं एक देश की बात कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ, घरेलू रूप से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के लेकर के जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसके लिए जो है, ठीक है। वैश्विक मंच पर देश की स्थिति को मजबूत करना है, विश्व स्तर पर जो देश की जो स्थिति है उसको मजबूत करना। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का पालन सुनिश्चित, यानी देखो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून बनाए गए हैं, ठीक है, वो जो कानून है, वो जो संधियां, जो देशों ने संधियां की है, वो उसका सही से सुनिश्चित रूप से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी इसमें शामिल होता है। इतना क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। देखो कई सारे बच्चे ऐसे होंगे शुरू की एक्सप्लेनेशन देख के ही भाग गए होंगे, लेकिन देखो भागना मत, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखे और मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विदेश नीति की चुनौतियां। जब हम अपनी विदेश नीति बनाते हैं तो हमारे पास क्या क्या चुनौतियां सामने आती हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो विदेश नीति की चुनौतियां जो ये बहुत ज्यादा जटिल होती है और बहुआयामी होती है, बहुत सारी होती हैं। क्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं इसमें। भू राजनीतिक तनाव, भू राजनीतिक तनाव में क्या है, देखो मैं एक छोटा मोटा बताता हूँ। भू राजनीतिक में ऐसा होता है, मान लो ये यहाँ पे भारत है, इधर चीन है, इधर पाकिस्तान है, इधर और भी कई सारे इधर देश है, ठीक है। ये देश के साथ हमने क्या किया, मित्र समझौता किया। ये लोग क्या करते हैं, हर देश अपना बेनिफिट सोच के ही, यानी कि कोई भी देश अगर किसी के साथ में मित्रता करता है तो वो अपना फायदा देखता है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, भू राजनीतिक तनाव कैसे हो जाता है, अब पाकिस्तान है, चीन है और इधर आपका सऊदी दुबई है और भी कई सारे देश आ जाते हैं। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपना भू क्षेत्र यानी अपनी जो जमीनी सीमा है उसको बढ़ाने के लिए कहाँ घुसेंगे, या तो पाकिस्तान या तो इंडिया की तरफ घुसेंगे या फिर चीन की तरफ घुसेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, भू राजनीति को लेकर के तनाव भी बढ़ते रहते हैं, तनाव आते रहते हैं, यानी भू को लेकर के यानी जमीन को लेकर के विवाद उठते रहते हैं। विभिन्न देशों के बीच भू राजनीतिक संघर्ष और तनाव बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। चीन, रूस, अमेरिका और भारत जैसे प्रमुख देशों के बीच शक्ति संतुलन बदलता रहता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि देखो दिन प्रतिदिन चीन, रूस, अमेरिका जो है, भारत जैसे प्रमुख देश जो हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या शक्ति संतुलन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो प्रभावित हो रहा है, यानी उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। अब आता है आर्थिक नीतियां। आर्थिक नीति में क्या होता है, पैसे को बात आती है। देखो वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव, यानी दिन प्रतिदिन वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है इसमें बदलाव हो रहा है, ठीक है। व्यापार को लेकर के विवाद हो रहा है, कौन सा देश किसके साथ में व्यापार करेगा, कैसा व्यापार करेगा, किसका व्यापार करेगा, इसको लेकर के वाद विवाद हो रहे हैं, ठीक है। आर्थिक प्रतिबंध विदेश नीति को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। जो आर्थिक जो प्रतिबंध है, यानी आर्थिक रूप से, जैसे कि मान लो कोई देश है, भारत को किसी ने, जैसे कि आज से कुछ टाइम पहले अमेरिका ने क्या किया था, भारत के ऊपर वो लगा देता, यानी कि वो परमाणु जो हथियार है उनका परीक्षण नहीं कर सकता, उनका जो यूज नहीं कर सकता, वो बना के रख सकता है अपने बचाव के लिए, लेकिन उनको चेक नहीं कर सकता। जैसे कि पहले पोखरण 1 पोखरण 2 में उसने चेक किया था, उस तरीके चेक नहीं कर सकता। ये हमारा मुद्दा नहीं, ये छोड़ो, ठीक है।
यानी तो आर्थिक रूप से कोई भी प्रतिबंध लगा दिया जाना, यानी कि तुम वहां पर व्यापार नहीं करो। जैसे आर्थिक रूप से, जैसे मुझे कोई बोल दे कि जैसे होता है ना, अगर किसी के ऊपर कोई केस हो जाए, है ना, कोई मान लो केस हो जाता है हमारे लॉ के अकॉर्डिंग, अगर केस हो जाता है तो वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या, ये एक प्रतिबंधी तो है, और ये क्या कर रहा है, ये भी एक चुनौती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे देश को लेकर के होता है। यहाँ पे हम व्यक्ति को बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे देश को लेकर के होता है। ठीक है, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते, इसके साथ ही क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार समझौते होते हैं उनमें और उनके जो भागीदार होते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। संगठनों में भागीदार भी महत्वपूर्ण होते हैं, यानी जितने भी संगठन है उनमें भागीदारी लेना भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी उसकी एक भूमिका है या चुनौती है। ठीक है, उसके बाद सुरक्षा मुद्दे। अब क्या आता है, सुरक्षा मुद्दे। आतंकवाद, आतंकवाद क्या है, सभी देशों के लिए आतंकवाद क्या है, एक खतरनाक हो चुका है। ठीक है, सभी के लिए, कब कहां से किस पे आक्रमण हो जाए, आतंकवाद का हमला हो जाए, किसी को नहीं पता। ठीक है, साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा में क्या है, हमारा नेटवर्किंग का सारा काम आता है। जैसे कोई हमारा इंडिया का डाटा है, कोई उसको मिसयूज ना कर ले उसको लेकर के। ठीक है, तो सुरक्षा, साइबर सुरक्षा जो है, साइबर सुरक्षा लेकर के भी बहुत ज्यादा विवाद रहे। सीमा पार अपराध जैसे चुनौतियों से निपटना आवश्यक है। सैन्य संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठनों से सदस्यता की रणनीति भी महत्वपूर्ण है। यानी कि सैन्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन में, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन है उसके साथ में उसकी सदस्यता भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है अपने देश की विदेश नीति में। ठीक है, तो इन सबको शामिल करना, इन सबको जोड़ना क्या है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ठीक है, देखो मान लो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं यहाँ पे समझाने के लिए। मान लो जैसे कि मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे साथ में दो लोग और जा रहे हैं, दो लोग और जा रहे हैं, मैंने दो बार दो लिख दिया, दो लोग और जा रहे हैं। तो क्या होगा, मैं अगर अकेला होता तो मैं तुरंत चले जाता। अब मैं दो लोगों को छोड़ के जा सकता, उन दो लोगों के चक्कर में क्या होगा, मुझे 10 मिनट 5 मिनट लेट होना पड़ेगा। तो ये क्या है कि उन सबको एग्जैक्ट टाइम पर रेडी करना मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वही इसमें भी बताया गया है कि जो सैन्य संगठन है उनको अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठनों की सदस्यता की रणनीति भी महत्वपूर्ण है, यानी उनकी सदस्यता, उनकी रणनीति भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो उनको भी अपने में शामिल करना जरूरी है। ये चुनौतियां पड़ रहे हैं अभी। ठीक है, उसके साथ हमारा पर्यावरण चुनौतियां, यानी पर्यावरण यानी कि हमारे वातावरण को लेकर के क्या है चुनौतियां आती हैं, वो देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन, सबसे पहले आता है जलवायु परिवर्तन। दिन प्रतिदिन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ठीक है, जो हमारा जो है दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, कूड़े प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, कई सारे प्रदूषण हो रहे हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होती जा रही है और जहरीली गैस ज्यादा आ रही है हमारे जलवायु में। ठीक है, उसके बाद आता है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदा क्या है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, आप इसमें बाढ़ कह सकते हो, भूकंप कह सकते हो, ज्वालामुखी का फटना कह सकते हो, जो प्राकृतिक रूप से होते हैं। ठीक है, ये किसी के भी बस में नहीं है, किसी भी देश के बस में ये नहीं है। और संसाधनों की कमी से संबंधित मुद्दे विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। संसाधनों की जब कमी हो जाती है ना, उनके युवा मुद्दे भी क्या करते हैं, विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। मान लो हमारे देश में पानी कम पड़ जाए तो पानी को दूसरे देश से इनपुट करने में क्या होगा, हमें पैसा लगेगा, धन लगेगा। यानी कि जो हमारे संसाधन की कमी जब हो जाती है तो उसमें भी हमारी क्या है, विदेश नीति को प्रभावित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए सहयोग बढ़ाना आवश्यक होता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सहयोग बढ़ाना आवश्यक होता है। अब आता है मानवाधिकार और प्रवासन। मानवाधिकार क्या होता है, मानवों के अधिकार क्या हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उनका उल्लंघन ना करना। अब मैं पढ़ लेता हूँ इसमें क्या है, देखो मानवाधिकार प्रवासन। प्रवासन का मतलब क्या होता है, शरणार्थी या फिर प्रवासी, यानी जो दूसरे देश से हमारे आते हैं। अब वो कई तरह से आ सकते हैं, तो मजबूरी में आ सकते हैं या अपनी मर्जी से आ सकते हैं, अपने रोजी रोटी की तलाश में, या फिर किसी वजह से आ सकते हैं, आक्रमण वगैरह के। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। मानव अधिकारों का उल्लंघन और शरणार्थी संकट जैसे मुद्दे विदेश नीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी इससे थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने मेहमान वाला जो एग्जांपल दिया था ना, वही एग्जांपल यहाँ पे भी पुट करना पड़ेगा, वही एग्जांपल सेम यहाँ पे है। देखो, अगर हम अपना पैसा, अपनी विदेश नीति को इस अकॉर्डिंग नहीं बना के चलेंगे कि भाई हमें आगे चल के क्या पता कोई शरणार्थी आ जाए, ठीक है, बाहर से लोग आ जाए किसी मुसीबत में, तो हमें उनकी मदद तो करनी पड़ेगी। जैसे कि 1961 में हुआ था, है ना,
1961 में शायद हुआ था बांग्लादेश संकट जो हुआ था, आप लोग देख लेना, मुझे डेट याद नहीं सही से, ठीक है। बांग्लादेश संकट जो हुआ था, बहुत सारे शरणार्थी हमारे देश में आए थे। उस टाइम पे क्या हुआ, अगर उस टाइम पे हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम उसकी मदद कर पाते, नहीं कर पाते, है ना। तो वही यहाँ पे होता है कि हमारे लिए विदेश नीति में एक बहुत बड़ा जो है मानवाधिकारों को उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दूसरा, शरणार्थी संकट जैसे मुद्दे पर भी विदेश नीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी इन सब चीजों को हमें लेकर के, फ्यूचर को लेकर के चलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानव के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनका, और प्रवासियों के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा पर भी हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ध्यान देना आवश्यक है। बहुपक्षीय कूटनीति, अब क्या आता है बहुपक्षीय कूटनीति। संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र जो है विश्व व्यापार संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रभावी भागीदारी और उनके निर्णयों का पालन करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। यानी कि देखो, कोई भी देश है बहुपक्षीय कूटनीति में क्या आ जाता है, कोई भी देश है, ठीक है, किसी संगठन के साथ जुड़ा है, अगर वो कोई नियम बनाएगा तो इस तरीके से नियम बनाएगा कि उसका ही फायदा हो, मतलब फायदा सबका हो, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा उसका हो। कहते हैं ना, भला भगवान भला सबका करे लेकिन शुरुआत हमसे करे। तो वही हाल यहाँ पर भी है। जो भी संयुक्त विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इसका जो संगठन है, ये जो भी कार्य करेगी, यानी जो भी नियम कानून बनाएगी, उनका पालन करना भी एक चुनौतीपूर्ण या महत्वपूर्ण चुनौतियां आती है, ठीक है, इनको पालन करने में। अब आता है वैचारिक संघर्ष। वैचारिक संघर्ष क्या है, विचारों को लेकर के संघर्ष इसमें आएगा। वैचारिक से पता चल रहा है लोकतंत्र, लोगों का जो लोकतंत्र है उसका हनन ना हो, ठीक है। अधिनियम के बाद यानी कि उनके जो अधिकार है उनके अधिकार को कोई एक तरफा बात ना किया जाए। और धार्मिक कट्टरता, यानी धार्मिक कट्टरता जिसमें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ाई झगड़े होते हैं, धार्मिक कट्टरता जैसे वैचारिक संघर्षों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। यानी कि इन सबके बीच में युद्ध ना हो, घरेलू मुद्दा जिसे कहते हैं, हम एक तरह से घरेलू मुद्दा कह सकते हो आप, ठीक है, इसमें ये मुद्दे ना हो। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है इन चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए संतुलित, दूरदर्शी और लचीले विदेश नीति अपनानी होती है। इन सभी चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए क्या होता है, हमें एक तो संतुलित यानी कि एक संतुलन बना है हमारी विदेश नीति में। दूसरा, दूरदर्शी यानी कि फ्यूचर का सोच करके, मैंने कई बार ये वर्ड रिपीट किया, फ्यूचर का सोच करके, दूरदर्शी यानी का सोच करके, और लचीला यानी कि थोड़ा लचीलापन होना जरूरी है ताकि हम वक्त के साथ में इसमें चेंजेस कर सके। अब ऐसा ना हो कि पूरा परफेक्टली उसी तरीके से बनाया गया है कि भाई इतना पैसा, देखो हम ये नहीं है हमारा घर का राशन आने वाला है, हमने बोल दिया कि भाई 2000 रुपये, क्या पता चावल का कट्टा थोड़ा महंगा हो गया तो 1200 का पड़ जाए, तो पैसा तो बढ़ गया ना, उधर 2200 रुपये हो गया फिर तो इन सब का ध्यान लेके चलना है। तो थोड़ा लचीलापन होता है कि वक्त के साथ में हम उसका क्या करें, चेंजेस कर सके, जिससे ना केवल राष्ट्र हितों की रक्षा की जा सके, बल्कि वैश्विक स्थिरता में शांति भी बनी रहे, वैश्विक स्तर पर जो स्थिरता है उसमें भी शांति बनी रहे। इतना क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विदेश नीति का अध्ययन क्यों। आखिर हम लोग जो विदेश नीति पढ़ रहे हैं, आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है इसे पढ़ने की, ठीक है, इसको देख लेते हैं। विदेश नीति का अध्ययन कई महत्वपूर्ण कारणों से किया जाता है, जिसमें कि राष्ट्र सुरक्षा। विदेश नीति का अध्ययन, देखो मैं इसको डायरेक्टली पढ़ देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं, सिंपल वर्ड्स में लिखा, जहां एक्सप्लेन करना होगा मैं कर दूंगा, ठीक है। सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा। विदेश नीति का अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि एक देश अपनी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करता है। यानी कि विदेश नीति को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक देश जो है वो अपनी विदेश नीति के माध्यम से किस तरीके से अपने देश की सुरक्षा करने में सक्षम है। यह जानने में मदद मिलती है कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रबंधित यानी एकजुटता लेके चलनी चाहिए, सैन्य और राजनीतिक खतरों को कम किया जा सके, किस तरीके से सैन्य और राजनीतिक जो खतरे हैं उनको कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आर्थिक लाभ। कोई भी कंपनी है, कोई भी व्यापार अगर हम करते हैं उसमें हम अपना लाभ हम जरूर देखते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निवेश, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हम व्यापार करते हैं, यानी बाहर देशों में जो अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है, उसमें। उसके बाद निवेश क्या होता है, जहां पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं, ठीक है। कहीं पे हमने अपनी कोयले की खान खरीदी, यहाँ देश की बात हो रही तो वो कोयले क्या करेगा, कोई आपका जो है एयरपोर्ट खरीद लेगा, ठीक है, और एयरलाइंस के लिए अपनी डिमांड खरीद सकता है वो, और भी कई सारी चीज़ें कर सकता है जिसमें जहां वो अपना पैसा निवेश कर सकता है। आर्थिक सहयोग को समझाने के लिए विदेश नीति का अध्ययन आवश्यक है। आर्थिक नीतियों को समझने के लिए विदेश नीति का अध्ययन आवश्यक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कैसे व्यापार समझौते और आर्थिक नीतियां देश की आवश्यकता
अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। इससे हम ये जान पाते कि कैसे जो व्यापार समझौते हैं वो आर्थिक नीतियों को और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है हमारी देश की। अब आता है राजनीतिक संबंध। ठीक है, राजनीतिक संबंध अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण यानी मित्रतापूर्ण और लाभदायक संबंध बनाए रखने के लिए विदेश नीति की समझ आवश्यक है। यानी किसी से भी अपना फायदा लेने के लिए हमें चंट चालाक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे कूटनीति के विभिन्न पहलुओं और उसके प्रभाव को समझा जा सकता है। इससे कूटनीति यानी कि जो हमारा कूटनीतिक होता है, कूटनीति क्या होता है, प्लानिंग होती है ना, कूटनीति करना, चालाकी जिसे हम कह सकते हैं ना, कूटनीति के लिए विभिन्न पहलुओं और उनके प्रभाव को समझ सकते हैं। किसके माध्यम से, जब हम विदेश नीति का अध्ययन करते हैं तब। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वैश्विक चुनौतियों का समाधान। वैश्विक चुनौतियों का समाधान, जो विश्व स्तर पर जो चुनौतियां आती है उनका समाधान किस तरीके से करना है ये भी जानते हैं हम। किसके अंदर, हमारे विदेश नीति के अंदर। ठीक है, जलवायु परिवर्तन यानी दिन प्रतिदिन जो जलवायु में परिवर्तन आ रहा है उसको। ठीक है, आतंकवाद, महामारी और मानवाधिकार जैसे वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। विदेश नीति का अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है या जाए। क्लियर है इतना? हाँ जी क्लियर है। संस्कृत और विचारों का आदान प्रदान, संस्कृति यानी कि कल्चर, अपनी कल्चर का आदान प्रदान और अपनी कल्चर और विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ। ठीक है, विदेश नीति का अध्ययन विभिन्न संस्कृतियों, सभ्यताओं और विचारधाराओं के बारे में ज्ञान बढ़ाता है। इससे वैश्विक समाज में एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता यानी कि मित्रता को समझ सकते हैं, सहिष्णुता को समझ सकते हैं। ठीक है, इन सबको बढ़ावा देती है। कानूनी और नैतिक दायित्व, ये क्या लिखा है, गलत लिखा है शायद, कानूनी और नैतिक दायित्व। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कानूनी और नैतिक दायित्व। हमारे कानूनी और नैतिक दायित्व क्या है उनको देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानव अधिकारों का पालन करने के लिए विदेश नीति का अध्ययन आवश्यक है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि एक देश अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियों का सम्मान कैसे करता है। यानी कि कानून, यानी जिस तरीके से कानून बनाया गया है क्या वो उस तरीके से उस पर काम कर रहा है, क्या उस जो भी उसको टर्म्स और कंडीशन दी गई है क्या वो उसके अकॉर्डिंग, उसके अंतर्गत रह करके ही काम कर रहा है। ठीक है, उसके जो नैतिक दायित्व क्या वो उनको पूरा कर रहा है। ठीक है, अब देखो जो नैतिक दायित्व हमारे देश का वो क्या है, लोगों की नीड्स को पूरा करना, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए भोजन और जीवन व्यतीत करने के लिए कोई सा भी नौकरी या जॉब आप कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा एडिशनल में आ जाता है जॉब। ठीक है, बाकी तीन चीजें, घर, कपड़ा, खाना। क्लियर है? ठीक है, अब आता हमारा रणनीतिक योजना। रणनीतिक योजना क्या होती है, जो एक दूसरे हम रणनीति बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं वो। विदेश नीति का अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि किस प्रकार से दीर्घकालिक यानी कम से कम समय में राष्ट्र हितों की रक्षा की जा सके, यानी कम से कम समय में राष्ट्र के जो हित हैं उनकी रक्षा की जा सके और वैश्विक मंच पर देश की स्थिति को मजबूत किया जा सके, यानी बड़े विश्व स्तर पर देश की स्थिति को मजबूत कैसे कर सकते हैं। किसके अंदर आता है, रणनीतिक योजनाओं के अंदर आता है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, शैक्षिक और पेशेवर विकास। यानी शैक्षिक यानी अगर हम इसको पढ़ते हैं तो अपना पेशेवर विकास भी कर सकते हैं। कैसे, देखो विदेश नीति का अध्ययन अकादमियों और व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह छात्रों और पेशेवरों को कूटनीति, ठीक है, प्लानिंग, कूटनीति करना एक दूसरे के साथ में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक नीतियों में करियर बनाने में मदद करता है। देखो कूटनीति में क्या आ जाता है, कूटनीति करना यानी प्लानिंग यानी चालाकी दिखाना किसी के साथ में। जैसे कि अगर तुमसे कोई 10 रुपए की चीज़ ले रहा तो मुझसे 15 रुपए की चीज़ किस तरीके से ले लो, वो हमारा कूटनीति होता है। ठीक है, अगर मैं सदर बाजार से 10 रुपए की कोई खिलौना लेके आता तो मैं यहाँ पे उसको किस तरीके से, कहाँ पर, कैसे, किस जगह बेचूंगा कि वो मुझे अपना बेनिफिट देकर जाए, है ना, कूटनीति करना। विदेश नीति का अध्ययन न केवल सरकारों और राजनयिकों के लिए बल्कि नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने बताया अभी घर का एक मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, सैलरी वाला। ठीक है, आपको याद होगा, दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा ही है, क्योंकि यह वैश्विक परिदृश्य को समझने और उसको सक्रिय भूमिका निभाने में मदद करता है। क्लियर इतना? ठीक है, अब देखो भारत के विदेश नीति के घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय निर्धारक, यानी कि अब हम देखेंगे जो भारत की विदेश नीति है इसको जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं उनको देखेंगे। भारत के विदेश नीति के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निर्धारक कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि ये
कारक भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं, सुरक्षा आवश्यकताओं, आर्थिक लक्ष्यों और वैश्विक भूमिका को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा घरेलू निर्धारक। सबसे पहले क्या आता है घरेलू निर्धारक पढ़ेंगे, ठीक है। भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख निर्धारक देश की सुरक्षा है, ठीक है। इसमें सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी उपाय और सैन्य तैयारियों का समावेश होता है। यानी सैन्य यानी कि सेना को हमेशा तैयार रखना, प्रिपेयर रखना कि अगर कभी हमला हो जाए तो वो अपना जो है ऐसा ना हो कि हमारे पास गोले बारूद कम पड़ गए, है ना। यानी प्रिपेयर रहना, पहले से अगर हो जाए तो चलो लगा दो गोले पे गोला उड़ाओ, है ना। यानी तैयार रहना, प्रिपेयर रहना। पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान और चीन जो ये हमारे बहुत ज़्यादा करीबी है, ठीक है, हमारे बॉर्डर से बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो इनके साथ में हमारा संबंध होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा क्या है युद्ध और खतरा हमारे ऊपर कम हो जाए। अब आता है हमारा नेक्स्ट आर्थिक विकास। भारत की आर्थिक प्रगति और विकास को बढ़ावा देने के लिए विदेश नीति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निवेश यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना चाहिए, यानी अपने देश से बाहर देश में पैसा लगाना चाहिए, ठीक है, निवेश करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना चाहिए। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी अपने देश में हमें क्या प्रौद्योगिकी को लाना चाहिए, एक दूसरे देश से यहाँ पे हस्तांतरित करना चाहिए, या फिर अपने देश से कुछ बड़ी कंपनियों को बाहर देश में हस्तांतरित करना है कि वहाँ का पैसा हमारे देश में आए। क्लियर है, ठीक है। राजनीतिक स्थिरता, घरेलू राजनीतिक वातावरण और सत्तारूढ़ सरकार यानी जो एक तरफा सरकार होती है ना, सत्तारूढ़ यानी सत्ता के प्रति जो है रूढ़िवादिता दिखाती है, एकदम रूढ़ यानी कठोर सरकार होती है, उसके लिए प्राथमिकताएं विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। यानी विदेश नीति क्या है प्रभावित करती हैं। नीति निर्माण में विभिन्न राजनीतिक दलों, संसदीय समितियों और सरकारी एजेंसियों का योगदान होता है। जब हम अपनी विदेश नीति बनाते हैं तो नीति निर्माण के टाइम पर बहुत सारे जो राजनीतिक दल है उनका, संसदीय जो समितियां हैं, जो संसद की जो समितियां हैं वो, और जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका भी योगदान होता है हमारे किसमें विदेश नीति के निर्माण में, ठीक है। यानी जब हम घरेलू निर्माण करते हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं घरेलू पढ़ रहे हैं, ठीक है। जनता की राय, अब हम देखेंगे जनता की क्या राय होती है। नागरिकों की राय और राष्ट्रता की भावना भी विदेश नीति के निर्धारक में महत्वपूर्ण होती है। यानी विदेश नीति को निर्धारित करने के लिए, निर्धारित नहीं होता उसको बनाना, ठीक है, निर्धारक करने में क्या है जनता की राय, जनता को क्या चाहिए, जनता की क्या नीड्स है। देखो अगर कोई भी इंसान वर्क करता है वो क्या करता है सामने वाले की नीड्स को देख करके वर्क करता है। एक तरह से मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग की नीड्स को देख के वर्क कर रहा हूँ। देखो नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लस जितनी एक्सप्लेनेशन हो पा रही है मैं अपनी तरफ से पूरी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों की नीड्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो नीड्स क्या है, लोगों की राय क्या है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो कमेंट्स करेंगे सर मुझे इस वीडियो की या फिर इस बुक की वीडियोस चाहिए, तो मैं उनके लिए भी क्या करूँगा प्रिपेयर होऊंगा, ठीक है, नोट्स बनाऊंगा, उन्हें भी अपलोड करूँगा। तो क्या करेंगे नीड्स के ऊपर हम काम करेंगे, ऐसा इसमें होता है जनता की राय में, ठीक है। प्रमुख घटनाओं और नीतियों पर जनता की प्रतिक्रिया क्या है उस पर ध्यान देना। यानी जो प्रमुख जो जस्ट घटनाएं चल रही है, यानी जो भी प्रक्रिया हो रही है अभी, उसके ऊपर जनता की क्या प्रतिक्रिया है, यानी क्या राय है उनकी, ठीक है, उनकी क्या समझ है, वो किस तरीके से करेंगे। देखो स्वतंत्रता एक जो होती ना, सभी व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता की मीनिंग अलग अलग होती है व्यक्तियों के लिए, ठीक है, देश की बात अलग है, ठीक है। अब आता है प्राकृतिक संसाधन। क्या आता है प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा, जल, खाद्य सुरक्षा जैसी घरेलू आवश्यकताएं भी विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। अगर ये कम पड़ जाए तो, है ना, अभी जो मैंने पीछे पढ़ा था, आयातित ऊर्जा पर, जो आयातित यानी जो हम आयात करते हैं, देखो निर्यात यानी होता है दूसरे देश में देना, आयात यानी होता है अपने देश में आना। आयात पर निर्भरता और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन प्रमुख विचारधाराएं हैं। यानी कि आयातित ऊर्जा पर निर्भरता और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रबंधन प्रमुख विचारधाराएं, यानी इनको लाने में इनके ऊपर कई सारी अपनी अलग अलग विचारधाराएं होती है, कुछ ऐसा, ठीक है, ठीक है। घरेलू समझ में आ गया, घरेलू निर्धारक क्या है ये समझ में आ गया विदेश नीति के। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसके निर्धारक क्या क्या है उनको देख लेते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा और बचा चैप्टर, थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा और 10 मिनट रुकते हैं, ठीक है। देखो अंतर्राष्ट्रीय निर्धारक, भू राजनीतिक परिस्थितियां, सबसे पहले क्या आएगा भू राजनीतिक परिस्थितियां। क्षेत्र और वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। जो ये क्षेत्र और वैश्विक यानी विश्व स्तर पे जो भू राजनीतिक स्थिति है ये क्या करते हैं भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। इसमें प्रमुख शक्तियों जैसे अमेरिका, रूस, चीन के साथ संबंध
संबंध है। और क्षेत्र संगठन जैसे एशियान हो गया, ठीक है, सार्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया, शामिल है। ये सभी जो क्षेत्र संगठन है ये भी इसमें शामिल है, ठीक है। उसके बाद आता हमारा वैश्विक अर्थव्यवस्था। वैश्विक अर्थव्यवस्था क्या है? वैश्विक आर्थिक रुझान, व्यापार संबंध और आर्थिक सहयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की नीति को निर्देशित करते हैं। मुक्त व्यापार समझौते और आर्थिक साझेदारियां महत्वपूर्ण होती है। यानी आर्थिक साझेदारी यानी अपने आर्थिक को साझा करना एक दूसरे के साथ में, ठीक है। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है? संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, और विश्व बैंक जैसे संगठनों में भारत की भूमिका और इन संगठनों के साथ संबंध विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। देखो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसको IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। आर्थिक प्रतिबंध और नीतियां। आर्थिक प्रतिबंध और नीतियां यानी आर्थिक रूप से क्या प्रतिबंध लगाए जाते हैं और उनकी क्या क्या नीतियां होती हैं उसे। दूसरे देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध व्यापार विवाद यानी व्यापार को लेकर के क्या होता है, विवाद खड़ा करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय नीतियां भी विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। यानी कि जो भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं अन्य देशों के, दूसरे देश के जो भी नियम कानून प्रतिबंध लगाए जाते हैं हमारे ऊपर, वो भी क्या करते हैं, हमारे विदेश नीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। क्लियर है? ठीक है। मानव अधिकार और पर्यावरण मुद्दे। मानव अधिकार और पर्यावरणीय मुद्दे क्या है, इनको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों का संरक्षण यानी बड़े विश्व स्तर पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर रहे हैं हम, मानव अधिकार, मानवों को जो अधिकार दिए गए हैं उनका संरक्षण, उनको सुरक्षित किया है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, हमें क्या करना है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, दिन प्रतिदिन परिवर्तित हो रहा है, उसमें अपना योगदान देना। पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे भी विदेश नीति के निर्धारक में शामिल होते हैं। निर्धारक में शामिल होते हैं यानी कि जो संरक्षण है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन है, ठीक है, और क्या है, पर्यावरण संरक्षण जैसे जो मुद्दे हैं, ये सभी मुद्दे क्या हैं, हमारे विदेश नीति को प्रभावित करते हैं और ये भी इसके निर्धारक करने के एक तत्व है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। प्रवासन और प्रवासी समुदाय। प्रवासन और प्रवासी समुदाय, ठीक है। विदेशों में बसे भारतीय प्रवासी समुदाय यानी विदेशों में जो लोग रह रहे हैं, भारत के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं वो, और उनके हित भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। उनके जो हित है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। क्योंकि भारत को उन लोगों को यानी उन लोगों के सीनियर सिटीजन्स कहाँ की है, इंडिया की है, काम कहाँ कर रहे हैं, विदेश में कर रहे हैं, तो उनके सिटीजन्स को यहाँ पर मेंटेन करना, इसमें ये भी तो भारत की एक विदेश नीति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, ठीक है। प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्पना के लिए नीतियां बनाई जाती है। जो प्रवासी जो भारतीय हैं, जो भी बाहर देश में रह रहे हैं, भारतीय लोग रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए काल्पनिक रूप से नीतियां बनाई जाती है। कल्पना, ठीक है, उनकी काल्पनिक रूप से नीतियां बनाई जाती है कि उनकी रक्षा भी की जा सके, ठीक है। इन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारकों का सामंजस्य बिठाकर भारत अपनी विदेश नीति का निर्धारक करता है, ठीक है, निर्माण करता है, जिससे राष्ट्र हितों की रक्षा की जा सके और वैश्विक मंच पर उनकी भूमिका को मजबूत किया जा सके। जिससे राष्ट्र हितों की रक्षा की जा सके और वैश्विक स्तर पर क्या कर सके, उनकी मजबूती को मजबूत किया जा सके, मजबूत दिखाया जाए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है भारत में विदेश नीति का निर्माण। तो देखो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। देखो पार्ट 1 में हमने कई सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया। अब हम जो नेक्स्ट जो आगे के जो टॉपिक है, यानी कि भारत में विदेश नीति का निर्माण किस तरीके से होता है, कौन कौन से लोग मिलकर करते हैं, ठीक है, उनकी क्या क्या भूमिका होती है, वो सारी चीज़ें हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं, लेक्चर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और ध्यान से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसका लेक्चर 2 आएगा तो उसकी वीडियोस भी आप लोगों को देखनी है, तो उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली जितनी वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और हाँ, अगर अभी तक हमने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।